हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नर युग्मों की संरचना और विकास। तो हमें पता ही है कि हर आवृत्ति बीज पादप में जननांग क्या होता है, पुष्प। और पुष्प ही सारी लैंगिक जनन प्रक्रियाओं के लिए, जो सारी लैंगिक जनन प्रक्रियाएं हैं वो कहाँ होती हैं, पुष्प में होती हैं। तो हमें पता है कि आवृत्ति बीज पादप में जो है जननांग कौन सा है, पुष्प। और पुष्प में ही सारी जनन क्रियाएं संपन्न होती हैं। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। रूपांतरित पर्व क्यों है? क्योंकि इसमें पर्व जो है, पर्वबंध के शीर्ष में पर्व और पर्व संधियां अत्यंत संहित रूप में होती हैं। पर्व यानी जहाँ पर क्या पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियां। तो पुष्प एक पर्व संध्या है। अगर आप देखें तो उसमें जो पंखुड़ियाँ होती है वो क्या है, रूपांतरित होकर, जो पत्तियां हैं वो रूपांतरित हो चुकी हैं, क्योंकि आगे जाकर उनको जनन में सहायक करना है। तो यहाँ पर जो है पुष्प में पर्व और पर्व संधियाँ क्या होती हैं, अत्यधिक संहित हो जाती हैं। और वहाँ पर पर्व संधियाँ जो होती हैं वो बंधी हो जाती हैं। और कुछ भाग जो होते हैं वो जो उर्वर होते हैं, यानी कुछ उपांग जो होते हैं वो उर्वर होते हैं। जैसे कि हमने पता ही है, जो हमारे पुंकेसर है और जायांग है वो क्या है, उर्वर भाग है पुष्प में, जो आगे जाके जनन में सहायक होंगे। अब एक पुष्प में 4 प्रमुख भाग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें 4 क्रमिक चक्र पाए जाते हैं, या पुष्प के जो है 4 चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है बृहदलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा है जायांग। बृहदलपुंज के एक सदस्य को हम बृहदल बोलते हैं, यानी कैलिक्स। और दलपुंज चक्र के एक सदस्य को हम बोलते हैं दल या पंखुड़ियाँ। तीसरा हमारा पुमंग चक्र, उसके एक सदस्य को हम बोलते हैं पुंकेसर, और हम बोल सकते हैं कि ये नर जनन का भाग है। तीसरा है जायांग चक्र, उसके एक सदस्य को हम बोलते हैं अंडक, और ये मादा जनन में सहायक रहता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है नर युग्मों की संरचना और विकास। तो हम नर युग्मों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नर युग्मों को पढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लें कि नर युग्मों में हमें पता है कौन आता है, पुंकेसर। पुष्प में जो नर जनांग है वो कौन है, पुंकेसर। और पुंकेसर का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुंकेसर जो है ना, उसकी संरचना को समझाइए, उसके विकास को समझाइए। तो उसकी जगह आ सकता है लघु बीजाणु पर्ण। तो अब हमें पता है पुंकेसर के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अगर आपको चित्र द्वारा समझाऊं तो ये देखिए, और ये पुंकेसर लगे होते हैं हर पौधे में। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला है पूतंतु, दूसरा है योजी और तीसरा है परागकोश। ठीक है, तो उसमें 3 भाग पाए जाते हैं। तो जो पूतंतु होता है वो पुंकेसर का एक लंबा और एक वृत्तनुमा धागे जैसा भाग होता है, जिसका आधार भाग पुष्पासन और पुष्प के किसी अन्य स्थान से जुड़ा रहता है। पूतंतु यानी जो डंडी वाला भाग है उसको हम बोलते हैं पूतंतु। ठीक है, पुंकेसर का लंबा भाग जिससे शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। ठीक है, दूसरा है योजी। योजी हम बोलते हैं जो परागकोश है, ये परागकोश है। इसकी जो दोनों पालियां जिस जगह से जुड़ी है, ये जो जगह है यहाँ से जो जुड़ी है, इस जगह से जुड़ी है, इसको बोलते हैं योजी। इसको बोलते हैं योजी। तो जो परागकोश की दोनों पालियां हैं वो योजी से जुड़ी हुई रहती हैं। तीसरा है परागकोश। तो ये परागकोश जो है वो 2 पालियों में होता है। अगर हम एक परागकोश की बात करें, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ डायग्राम। देखिए, ये एक पुंकेसर का चित्र है। यहाँ पर ये पूतंतु, यहाँ पे ये परागकोश जो आपस में जुड़े हैं योजी द्वारा। ठीक है, अब हम बात करें परागकोश की। तो अगर परागकोश को हमने आड़ा काटा तो हम देखते हैं कि ये इसमें कितनी पालियां हैं, 2।
दिख रहे हैं, ये 2 पालियाँ हैं, एक ये वाला हिस्सा या फिर हम बोल सकते हैं एक ये लगा हुआ है और एक इसमें ये, तो 2 पालियाँ हैं और एक प्रत्येक पाली में क्या है 2 प्रकोष्ठ है। दिख रहा है, ये 2 प्रकोष्ठ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो परागकोश है उसमें क्या होती है 2 पाली होती है और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं हमें पता ही है, परागकण। लेकिन अब परागकण का दूसरा नाम क्या है, लघु बीजाणु। यानी हर परागकोश के अंदर जो क्या होते हैं परागकण, और इन परागकण का नाम क्या है, लघु बीजाणु। इन लघु बीजाणु को धारण करने वाला, यानी जिसे हम एंथर बोलते हैं, ये जो एंथर बोलते हैं या हम बोल सकते हैं इसको परागकोश। परागकोश का दूसरा नाम क्या है, लघु बीजाणुधानी। यानी परागकण को या लघु बीजाणु, परागकण हम का दूसरा नाम क्या है, लघु बीजाणु, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इनको धारण करने वाला क्या है, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी का हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, परागकोश। ठीक है, टर्म्स आपको शायद क्लियर हो गई होगी। परागकण का मतलब क्या है, लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु को धारण करने वाले क्या है, लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा क्या कि पुंकेसर कैसा होता है। ठीक है, पुंकेसर के 3 भाग पढ़े, पूतंतु, योजी और परागकोश। अब हम पढ़ेंगे ये जो परागकोश है इसका निर्माण कैसे होता है। तो हमने परागकोश का अभी भी नया नाम सीखा, क्या है, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है और उसका विकास कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक परागकोश जो होता है एक बाह्य त्वचा से आवृत रहता है या ढका हुआ रहता है। ठीक है, वो सभी एक ही जैसे सेल यानी एक ही जैसी कोशिकाओं से बना हुआ रहता है, उसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक है, उससे आवृत रहता है और ये सारे क्या होते हैं, अविभेदित होते हैं और सारे क्या होते हैं, समरूपी समूह होता है। अविभेदित यानी कोई विभाजन नहीं हो रखा है जिससे हम उनको अलग अलग कर सकें। सारे क्या होते हैं, समान समूह में होते हैं, एक ही समूह में, एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, इनमें फिर आगे जाके कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी इनमें कुछ धीरे धीरे जाके बाद में धीरे धीरे इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है और जिसके कारण क्या होते हैं, 4 परागपुट विभेदित होते हैं। यानी उनमें से 4 परागपुट, अभी मैं डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप पहले समझो इसको। पहले प्रारंभिक अवस्था में लघु बीजाणुधानी में प्रत्येक परागकोश में किससे आवृत रहता है, एक कोशिका जिसका नाम है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा आगे जाके अविभेदित, पहले अविभेदित रहती है और सभी कैसे रहते हैं, समरूपी समूह रहता है। इसमें आगे जाके संरचनात्मक परिवर्तन होता है और इससे क्या बनते हैं, 4 परागपुट विभेदित होते हैं। इन परागपुटों की अंधस्थ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं आकार में बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। धीरे धीरे जब ये परागपुट बनते हैं तो इनमें जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं अंधस्थ कोशिकाएं। ये दूसरी कोशिकाओं से बड़ी होती हैं और सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। ठीक है, और इनमें सघनीय जीवद्रव्य होती हैं, इन्हें परपक्षु कोशिकाएं कहते हैं। हम लोग इनको क्या बोलते हैं, परपक्षु कोशिकाएं। आगे ये परपक्षु कोशिकाएं जो हैं इनमें परिणत विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन के कारण 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है, यानी 2 अलग कोशिकाएं बना लेती हैं। ये परपक्षु कोशिकाओं से एक बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से क्या बनता है, परागकोश। ठीक है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से किसका निर्माण होता है, परागकण का। एक बार हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में सारी कोशिकाएं जो क्या है, सभी समान है। और ये बाहर जो लेयर है, ये बाहर जो आपको दिख रही है ये वाली लेयर, ये क्या है, एपिडर्मिस से आश्रित है। ठीक है, और सभी क्या है, समरूपी। सभी आप इसमें अलग से नहीं देख सकते, कुछ भी अलग सेल नहीं है, सब समरूपी हैं, सभी एक समान है। बाद में जाकर इसमें विभाजन थोड़ा होने लगता है और विभाजन के बाद में यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पे ये समरूपी जो है इसमें थोड़े परिवर्तन आने लगते हैं
और परिवर्तन के कारण इसमें क्या 4 यहाँ पे ये देखो परागकोश ये जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रकोष्ठ की बनने की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बन रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, इनमें जो है इन जो परपोषी कोशिकाएं, पहले परपोषी कोशिकाएं कैसे बनती है, ये जो हमने बोला यहाँ पर ये जो कोशिकाओं का समूह है, इन कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म यानी उनमें कोशिका द्रव्य जो है वो सघन हो जाता है और ये मोटी मोटी होने लगती हैं और अपने साथ वाली कोशिकाओं को लेकर संघनित होती है और इनसे बनती है परपक्षु कोशिकाएं। ये जो परपक्षु कोशिकाएं हैं इनसे 2 कोशिकाएं बनती हैं। अभी उनकी बात की थी। पहला था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, यानी यहाँ देखिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी कौन सी बनी थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो ये अंदर वाली ये जो बना है ना स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर की बात कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए देखिए अब दिख रहा होगा आपको, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से मैं फिर से बता रही हूँ क्या बनेगा, परागकोश, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से क्या बनेगा, परागकण। ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा आप सबको कि कैसे एक जो है परागकोश का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है अभी हमने बात की कि परपक्षु कोशिका से क्या बना, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब इस भित्तीय कोशिका के अंदर भी और विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ काट होती है, मतलब और ये परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं और यहाँ पर क्या होती है, अनुप्रस्थ काट के कारण यहाँ पर 4 स्तर का निर्माण हो जाता है। 4 स्तर यानी 4 लेयर्स बन जाती हैं। पहली है ब्राह्यत्वचा, दूसरी है अंतथीशियम जिसको एंडोथीशियम बोलते हैं इंग्लिश में, ये अगेन एपिडर्मिस। ठीक है, और फिर बाद में आगे जाके एंडोथीशियम नहीं, एपिडर्मिस, ये जो है ब्राह्यत्वचा यानी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, अंडोथीशियम, मध्य स्तर है, और चौथी क्या बनती है, टैपेटम। किससे बन रही है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। ठीक है, ये आगे जाकर इनमें वापस क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट के कारण, और इसमें 4 स्तर यानी 4 लेयर बन जाती हैं। अब जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम है ब्राह्यत्वचा। ब्राह्यत्वचा जो है सबसे बाहर वाली कोशिका स्तर को हम बोलते हैं। जो सबसे पहली लेयर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राह्यत्वचा। और ये सिर्फ क्या होती है, एकल स्तर यानी एक सिंगल लेयर ही बनती है। ठीक है, एक सिंगल लेयर बनती है और इसका काम क्या होता है, परागकोश की सुरक्षा करना। फिर से रिपीट करती हूँ, जो फर्स्ट लेयर बनी है उसका नाम होता है ब्राह्यत्वचा। ये सबसे बाहरी कोशिका एकल स्तर होता है। एकल यानी एक सिंगल लेयर ही बनती है और उसका कार्य क्या होता है, परागकोश की सुरक्षा करना। ठीक है, अभी मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। दूसरा है अंतथीशियम। ये ब्राह्यत्वचा के नीचे यानी इस ब्राह्यत्वचा के जस्ट नीचे एक सिंगल सेल की लेयर होगी। ठीक है, जिसमें कोशिकाएं कैसी होती हैं, मोटी और त्रिज्यद्रदित होती हैं, थोड़ी इलांगेटेड यानी लंबी सी होंगी, चपटी सी, और थोड़ी मोटी होती हैं। अब इसमें खास बात क्या है, ये एपिडर्मिस से कैसे अलग है, तो इनकी आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियाँ में अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियाँ बन जाती हैं जो यू शेप की होती हैं।
जो इनका सेल स्ट्रक्चर है उसके बीच बीच में क्या होगा, अल्फा सेलुलोज जम जाता है, जिसके कारण ये रेशा पट्टियाँ बन जाती हैं और ये दिखने में कैसी होती हैं, यू शेप्ड की। दूसरी इन पे इम्पॉर्टेंट बात जो है एंडोथीशियम की कोशिकाओं में होती है, ये कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं। तो जब शुष्क अवस्था आती है, यानी जब सूखा जैसा आ जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परागकोश का स्फुटन हो जाता है, यानी परागकोश क्या होता है, फट जाता है। और हमें पता है परागकोश अगर फूटेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, परागकण बाहर निकल जाएंगे। अब तीसरी जो है, यहाँ हम बोल रहे हैं मध्य स्तरें, यानी नाम से पता लग रहा है कि एक लेयर नहीं है, कितनी है, 1 से 3 लेयर। यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं, 1 से 3 परतें होती हैं, जो कहाँ, जो मध्य स्तर का निर्माण करती है, मिडल लेयर का निर्माण करती हैं। और ये कैसे होती है, पतली भित्ति युक्त होती हैं, यानी बहुत पतली होती है। और इनकी कैसे होती है, अल्पकालिक, यानी छोटा जीवन होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए रहती हैं। ठीक है। अब चौथी लेयर जो है उसका नाम है टैपेटम, जो तीनों लेयर के सबसे नीचे होती हैं, सबसे अंदर की तरफ। ये भी एक ही सिंगल लेयर होती है और इसके अंदर जो है लघु बीजाणु जो है वो पाए जाते हैं और लघु बीजाणु की चतुर्थ अवस्था तक ये स्तर जो होता है पूर्ण विकसित हो जाता है। अभी मैं बताऊंगी आपको लघु बीजाणु यानी पोलन ग्रेन्स जो है वो जो हमारे बन रहे थे तब तक ये टैपेटम बन जाती हैं। ठीक है। और इस जो लेयर है इसमें क्या होता है, सघन कोशिका द्रव्य और केंद्र स्पष्ट होता है और इसका कार्य क्या होता है, परागकणों को पोषण देना। ठीक है। इसका काम क्या होता है, परागकणों को पोषण देना। एक बार हम डायग्राम समझ लेते हैं तो शायद ज़्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों को। यहाँ समझिए, देखिए पिक्चर आपको क्लियर शो नहीं हो रही है, 1 मिनट। अब शायद क्लियर होगा आपको। ये देखिए, ये सबसे पहले बाहर वाली लेयर क्या है, ब्राह्यत्वचा। ठीक है, जिसका हमारा नाम है एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर। ठीक है। और इसका काम क्या है, जो है हमने कहा ये कोशिका जो है इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना, यानी ये जो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है इंडेथीशियम। ये देखिए इंडेथीशियम, ये भी एक सिंगल लेयर है और थोड़ी मोटी है उससे। और उसकी खास बात क्या हमने बोले कि यहाँ अल्फा सेलुलोज का जमाव के कारण ये यू शेप्ड की हो जाती है। और दूसरी बात ये क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। और तीसरी बात ये जब अगर इनको आर्द्रता नहीं मिलेगी सूखे में ये क्या हो जाएगा, इसका स्फुटन हो जाएगा। फिर हमारी तीसरी लेयर जो है वो क्या है, मध्य परतें। दिख रहा है आपको, मध्य परतें। ये 1 से 3 लेयर होती हैं। ठीक है। और इनका ये अल्पकालिक होती हैं, बहुत छोटे समय के लिए रहती हैं और बहुत पतली लेयर रहती हैं। फिर फोर्थ है जिसे हमने बोला कौन सी लेयर है, टैपेटम। ये दिख रहा है आपको, ये मोटे मोटे सेल्स, ये टैपेटम। अब हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, सघन कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसमें क्या है, सघन कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक स्पष्ट दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आगे जाके क्या होंगे, परागकण बन रहे हैं जिनका नाम क्या है, लघु बीजाणु। तो ये जो लघु बीजाणु अपना पोषण कहाँ से लेंगे, टैपेटम से। इसलिए यहाँ पे सघन क्या है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। यानी जब यहाँ पर लघु बीजाणु बनना शुरू हो जाते हैं या फिर अपनी चतुर्थ अवस्था तक पहुँच जाते हैं, तब तक टैपेटम का निर्माण भी हो चुका होता है। यानी जो परागकण है वो चतुष्क अवस्था में पहुँच जाते हैं, तब किसका निर्माण हो चुका होता है, टैपेटम का।
अब ये जो है, ये देखिए, इसका कार्य क्या होता है? परागकणों को पोषण देना, यानी टैपेटम का काम क्या है? परागकणों को पोषण देना। अब आवृत्तिबीजी पादप में जो टैपेटम है वो भी 2 प्रकार की होती है। तो पहला है अमीबीय और दूसरा है, ये देखिए, पहला है अमीबीय और दूसरा है श्रावी या गंधल प्रकार की टैपेटम। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के टैपेटम आप याद रखिएगा। पहला है अमीबीय और दूसरा है श्रावी या ग्रंथल। इसमें जो है अधिकांश द्विबीजी पादप में, अधिकांश द्विबीजी जो है अधिकांश द्विबीजी पत्री पादप में कैसी पाई जाती है? श्रावी या ग्रंथल टैपेटम पाई जाती है। टैपेटम के अंदर जो है वसीय, ये देखिए, टैपेटम के अंदर भी संरचनाएं होती हैं, तो उसमें वसीय प्रकार की कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं? प्रोएबुस काई बोलते हैं। और इस प्रोबियस काई जो है, इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोपोलिन का जम जाती हैं। जब इसमें स्पोरोपोलिन जम जाती है तो उसको हम बोलते हैं यूबिस काई। ठीक है, ये टैपेटम जो है इसके अंदर वसीय गोलाकार संरचना होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोबिस्काई। जब इसमें स्पोरोपोलिन जम जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? यूबिस्काई। ये तो हुआ टैपेटम की बात। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पे पराग भित्ति में यहाँ पर क्या जो था, 2 कोशिकाएं बन रही हैं। पहली प्राथमिक भित्तीय कोशिका से तो ये 4 लेयर्स बन गई, और दूसरी क्या है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से क्या बना? इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन, पहले इसमें बना लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से क्या बना? इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन के कारण इनमें क्या बना? लघु बीजाणु। देखिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी और लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक फिनिश्ड होता है। थैंक यू।